हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने मिलने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जनरली मैं एग्जीक्यूटिव के पेपर्स आपको दिखाती हूँ, बट आज प्रोफेशनल का पेपर दिखा रही हूँ। पेपर नंबर 1 ईएसडी जो है आपका, एंड वो भी इंस्टीट्यूट का चेक किया हुआ कॉपी में आपको बता रही हूँ, जिसमें उस लड़की ने स्कोर किया है 72 आउट ऑफ 100 ईएसडी में, थियरी पेपर में। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज अ कमेंडेबल स्कोर। एंड जब भी मैंने इसका पेपर देखा, आई वाज लाइक मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने सही में बहुत ही मस्त लिखा है। ठीक है, एंड आपको सीखना चाहिए इससे, एंड आपको बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि हम काफी कुछ सीखेंगे। हम प्रोविजंस भी इससे कुछ कुछ रिवाइज करेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखो इस लड़की का स्कोर 72। इसको इधर 5 मार्क्स, इधर 5 मार्क्स, इधर 5 मार्क्स, इधर 5 मार्क्स, इधर, बाप रे बाप, कितने 5 मार्क्स! ऐसा क्या लिखा है इसने? प्लस इसने 2 सप्लीमेंट लिए हैं, भर भर के लिखा है ऑब्वियसली। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में देखो कितने मार्क्स मिले इसको, 5। पहले ही क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी सिखाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट मजा आएगा आपको। देखो, बंधन करके लिमिटेड करके कंपनी, पब्लिक लिमिटेड। तो पहला इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये पब्लिक है, 2014 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ठीक है, इसका पेड अप कैपिटल और बोरोइंग दिया हुआ है। तो पेड अप कैपिटल और बोरोइंग, पेड अप कैपिटल कितना है 9 करोड़, बोरोइंग कितना है 60 करोड़। आपको ये देख के आ जाना चाहिए कि भाई इस पे कुछ तो अप्लाई होगा, क्योंकि जनरली पेड अप कैपिटल का 10 करोड़ का लिमिट होता है, बोरोइंग का 50 करोड़ का लिमिट होता है, जहां पर भी जनरली लिमिट्स है। तो बोरोइंग इसका 60 करोड़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो है ही। मिस्टर एक्स एक चार्ट, अरे बाप रे, एक्स पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है हमारा? एक्स इधर भी टपक गया। एक प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सिंस 2018-19। ओके, और अभी देखो रीअपॉइंटमेंट चाहिए। एक्स लोग पीछा छोड़ते नहीं, अभी इनको रीअपॉइंटमेंट भी चाहिए। कब चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रीअपॉइंटमेंट। गाइस, मेरी हैंडराइटिंग को माफ करना। अब वो पूछ रहा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ, क्या एक्स रीअपॉइंट हो सकता है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? आप लोग बताओ सोच के, क्या लगता है कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा? देखो, सेक्शन 139 रोटेशन है ना, ये अप्लाई होगा। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि ऑडिट एक कंपनी में 5 साल तक ही हो सकता है अपॉइंट, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसको सेक्शन 139 रोटेशन का प्रोविजन बोला जाता है। बट इसमें भी कुछ कुछ है कि ये सारे लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई है, और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप 10 करोड़, बोरोइंग 50 करोड़, उन पे अप्लाई है। तो अभी अपन ने देखा इसका बोरोइंग 60 करोड़ है, तो इस पे अप्लाई है। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है इंडिविजुअल अगर कोई ऑडिटर है तो 5 साल का टेन्योर, और अगर कोई फर्म है तो 2 टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स ईच, एंड इसके बाद 5 ईयर्स का आपको कूलिंग पीरियड लेना है, कूलिंग ऑफ लेना है। ठीक है, ये ऐसा बोलता है। अब दो दो अलग लिमिट क्यों? इंडिविजुअल के लिए सिर्फ 5 साल, और फर्म के लिए 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स ईच। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लॉ में ना हर चीज में क्यों क्यों पूछना होगा, तभी जाके आपको चीजें याद होगी। ऐसा यहाँ पे इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंसी के लिए, अगर वो इंडिविजुअल है, वो ओवर द पीरियड कम टाइम में वो रिलेशन मेंटेन कर लेगा, रिलेशन बना लेगा कंपनी के साथ, फिर इंडिपेंडेंसी गायब हो जाएगी। जो फर्म है, फर्म के अंदर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, एंड उन लोग का अलग से रोटेशन होता रहता है, तो इंडिपेंडेंस इतनी हैम्पर नहीं होगी। प्लस फर्म 5 साल के बाद अगर किसी और को देना हो तो बहुत हैसल होगा, क्योंकि पूरा डेटा वापस ट्रांसफर करो, एक पूरी नई टीम सेटअप करो, इट्स डिफिकल्ट। बट यही इंडिविजुअल को अगर 5 साल के बाद करना हो ट्रांसफर, तो है पॉसिबल, लाइक इजी वे में हो जाएगा। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ऐसा लॉ है। तो अब ये लॉ आपको समझा, एंड अब ये क्या बोल रहा है? ये 18-19 में अपॉइंट हुआ था, तो 19-20, 21, 21-22, 22-23, 23-24, 1 2 3 4 5, 5 साल इधर
खत्म हो जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि एक्स है ना, इंडिविजुअल है। फर्म होता तो हो पाता, एक्स है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इस लड़की ने क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। इस लड़की का आंसर देखो, इस लड़की ने क्या लिखा है। एज पर कंपनीज एक्ट, इसने सेक्शन नहीं लिखा है, बट इसको 5/5 मिला है। इससे आपको क्या समझ रहा है कि सेक्शन ना लिखो तो चलता है। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल अंडरटेक मैंडेटरी रोटेशन। वाह, लैंग्वेज देखो। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। पॉइंट 2 में आ गई, ऑडिटर शैल बी रीअपॉइंटेड। इंडिविजुअल है तो मैक्सिमम 5 साल, फिर कंपलसरी कूलिंग 5 साल। फर्म है तो मैक्सिमम 2 टर्म ऑफ 5 साल ईच, एंड देन कूलिंग पीरियड 5 साल। परफेक्ट, प्रोविजन तो इसको पूरा आता है। फिर इसने लिखा फैक्ट ऑफ द केस, जो भी लिखना था। फिर ये आ गई कंक्लूजन, कंक्लूजन बाय अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द गिवन केस। हम सेम ये रैंकर्स वेव में बोलते हैं, किस तरीके से लिखो। सिंस कंपनी हैज बोरिंग ऑफ 60 करोड़, तो एक्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड आफ्टर हिज फर्स्ट टर्म, ही हैज टू गो फॉर कंपलसरी कूलिंग पीरियड ऑफ 5 साल। 5 में से 5 मार्क्स इस लड़की को मिल गया, क्योंकि इस आंसर में सिर्फ अगर किसी चीज की कमी कमी भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ सेक्शन इसने मेंशन नहीं किया, बाकी सब कुछ सही लिखा है, एंड दैट्स व्हाई 5 मार्क्स मिल गए। सो गाइस, देखा आपको कैसे प्रेजेंट करना है आंसर। पहले प्रोविजन आइडेंटिफाई करना है, फिर फैक्ट, एंड देन कंक्लूजन। प्रोफेशनल लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन MNO लिमिटेड करके है। अब आपको समझ गया ना गाइस कैसे रीड करते हैं। MNO है, आप लोग पब्लिक कंपनी अपन ध्यान से देखेंगे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 60 डायरेक्टर्स है, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग्स, ओके। 2 साल दिया हुआ है। 2 साल क्यों दिया है? हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया, और क्यों दिया है? बहुत कंफ्यूज करती है इंस्टीट्यूट। अब बीइंग द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, यू हैव टू रिक्वेस्ट वेदर MNO इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखेंगे। चेक एंड स्टेट द मिनिमम नंबर, ओके, मिनिमम नंबर भी बताना है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ MNO इज लिस्टेड? अब लिस्टेड है तो LODR का भी बताना पड़ेगा, एंड चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव। बाप रे बाप, क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि क्या पूछ लिया, क्या करे, कहाँ से करे, बट ट्रस्ट मी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोविजन आता है तो ये एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर लिख के बताती हूँ। पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, और अपना बोरोइंग 50 करोड़। ये है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, और इसमें लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना होता है ये सब फिगर्स, इसलिए बोलते हैं पूरा लॉ पढ़ो। अभी तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फिगर देखेंगे ये फिगर देखेंगे, लेटेस्ट देखना होता है तो हम लोग ये देखेंगे। तो अब ऑथराइज शेयर कैपिटल तो हमारे कुछ काम का नहीं है, पेड अप कैपिटल 9 नहीं है, टर्नओवर नहीं है, बोरोइंग आ गया। चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसको कितने रखने हैं? 2। ये सेक्शन 149 है, पता है ना, 149। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं पब्लिक कंपनी को, अगर ये लिमिट आती है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लिस्टेड कंपनी और चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव। LODR का रेगुलेशन 17 अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिस्टेड कंपनी को ID 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, बट अगर वो लिस्टेड कंपनी में चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है और रिलेटेड टू प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप है तो 1/5 इंडिपेंडेंट, मतलब 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और रिलेटेड टू प्रमोटर ग्रुप नहीं है तो 1/3। और अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये रेगुलेशन 17 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। चेयरमैन के ऊपर इन लोगों ने इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही स्मार्ट मूव लगता है कि धमाकेदार इंडिपेंडेंसी होगी।
ये अगर ऐसा है, एंड ऐसा एक्चुअल में भी होता है। तो चेयरपर्सन, इसमें इन लोगों ने क्या बोला है, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट ये क्लियर नहीं किया है कि रिलेटेड टू प्रमोटर है कि नहीं है। तो मैं अगर आंसर लिख रही होती तो मैं तो दोनों प्रोविजन लिख कर आती कि अगर रिलेटेड टू प्रमोटर है तो उसको 50% डालना पड़ेगा, रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं है तो उसको 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डालना पड़ेगा। ठीक है, इस लड़की ने क्या लिखा है, इस लड़के ने यहाँ पे सेक्शन मेंशन किया है गाइस, सेक्शन 149, लिस्टेड कंपनी 1/3, ओके, अनलिस्टेड पेड अप, ये सब लिमिट दिया है 2। परफेक्ट। अब ये देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ तो गलत दिया है, जो कि गलत है नहीं, गलत नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों इंस्टीट्यूट ने किया है, सही लिखा है उसने। फैक्ट्स ऑफ द केस उसने मेंशन किया। कंक्लूजन क्या दिया कि क्योंकि लोन 60 करोड़ से ज्यादा है तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। परफेक्ट है, उसको यहाँ पे कितने मिले, 2 मार्क्स मिले। अब दूसरा है कि एमएनओ अगर लिस्टेड कंपनी और चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 रखने पड़ेंगे। तो उसने कैलकुलेट भी किया, 7 का 1/3 होता है 2.33, तो राउंड ऑफ 3। तो फिर एक प्रॉपर कंक्लूजन उसने दिया है कि पब्लिक कंपनी है तो 2, लिस्टेड कंपनी है तो 3 विद कैलकुलेशन। फिर भी इसको सर 4 मार्क्स ही क्यों मिला, 5 क्यों नहीं, फिर भी इसको 4 मार्क्स ही क्यों मिला, 5 क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसने रिलेटेड टू प्रमोटर ग्रुप वाला पार्ट नहीं लिखा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए इसको नहीं मिला, क्योंकि सेक्शन वेक्शन तो सब सही लिखा है। ठीक है गाइस, तो ये तो हमने देख लिया 5-5 मार्क्स का। मैं आपको इसका 1 मार्क्स वाला कोई दिखाती हूँ ताकि आपको लगे आइडिया। देखो सब में बंदी ने बहुत अच्छा लिखा है यार। अंडरलाइन देख रहे हो आप लोग, अंडरलाइन देख रहे हो इसके पेपर पे, यही तो हम बोलते हैं, यही करना है तुमको। एक वाला दिख जाए यार, एक कहीं पे आया नहीं है क्या इसको 1 मार्क्स? आया है, क्या है, क्वेश्चन 3A है। 3A क्या क्वेश्चन है भाई, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ओके, इसने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिखना था, इसने क्या लिखा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हेल्प टू कंडक्ट एन ऑडिट। इतना अच्छा नहीं लिखा है, बट फिर भी 1 मार्क्स दे दिया है। इसमें से इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है। इट रिमूव्स इंट्रेंसी इश्यूज, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट कंपल्सरी। ओके, इसलिए यहाँ पे और भी इसको अच्छे से लिख सकते थे। इसका गाइडलाइन आंसर देख लो तुम लोग। तो गाइस, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या समझा, सबसे पहले तो आपका प्रोविजन गेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए और उसका प्रोविजन आपको अच्छे से मेंशन करना है। जरूरी नहीं है सेक्शन लिखो या ना लिखो। सेकंड, फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स और फिर कंक्लूजन। थर्ड, इस लड़की ने सब जगह अंडरलाइन किया था, अंडरलाइन करो तो अच्छा लगता है। फोर्थ, इसकी हैंडराइटिंग रीडेबल थी, रीडेबल नहीं मैं बोलूंगी अच्छी ही थी। एंड फिफ्थ, इसने डिटेल्ड कंक्लूजन या फिर डिटेल्ड सजेशन दिए थे। एंड सिक्स्थ, इसने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। तो ये सब कर कर आप भी ला सकते हो इतने अच्छे मार्क्स, एंड इसके लिए आपको करनी पड़ेगी ढेर सारी राइटिंग प्रैक्टिस। ओके गाइस, तो अगर ये वीडियो आपके काम आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई किया है इस वीडियो में पहली बार, है ना, वो सब स्क्रीन रिकॉर्ड करके एंड ऑल आपको पढ़ाने की कुछ कोशिश की है। तो अगर कुछ आपको समझा होगा, मजा आई होगी, तो मुझे बताना ताकि मुझे समझे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। आप चाहते हो ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस हो। सो गाइज, रैंकर्स वेब इज ऑलवेज ऑलवेज ओपन फॉर यू। यहाँ पे बच्चों को हम इसी फॉर्मेट से सिखाते हैं, एंड हम उन्हें ये सारे कॉपीज बहुत पहले ही शेयर भी कर चुके हैं, तो वो लोग काफी पहले ये सब देख भी चुके कि कैसे इंप्रूव क्या करना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप ऐसे इंप्रूव करो, आप ऐसे फॉर्मेट में लिखो, तो 30% ऑफ चल रहा है, स्पेशल 30 कूपन कोड डाल रही हूँ। रैंकर्स वेब में जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।